नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में। जहाँ पिछली क्लास में हमने बलबन, रज़िया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, मसूद शाह, बहराम शाह इन सब के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि कल का लेक्चर बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। हमने डिस्कस किया था कि रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी। रज़िया वाज़ द ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उसको भी गलत तरीके से हटा दिया जाता है। फिर हमने देखा कि नसरुद्दीन महमूद नाम का एक शासक आता है जो टोपी सिल करके और कुरान की प्रतिलिपि बना करके अपने जीवन का यापन करता है। वो नायाब के पद पर बलबन को रखता है और बलबन ही वास्तव में पूरी शासन व्यवस्था का संचालन करता है। अंततः नसरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है और 1267 में बलबन गयासुद्दीन की उपाधि लेकर के अगला सुल्तान बनता है। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था, इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय खरीदा था। साथियों, बलबन राजत्व का सिद्धांत लेकर के आता है, किंगशिप थ्योरी लेकर के आता है ताकि सुल्तान के पद की गरिमा को दोबारा स्थापित किया जा सके। इसमें सिजदा और पैबोस जैसी परंपराएं आती हैं, जिसमें सुल्तान से जब मिलते हैं तो सर झुकाना, पैबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। इसमें नस्लीयता का सिद्धांत आता है कि वो सिर्फ तुर्की नस्ल के लोगों को ही उच्च पदों पर या पदों पर रखता था, निम्न नस्ल के लोगों को दूसरे पदों पर नहीं रखता था। तो रेशियल सुपीरियोरिटी का भी कंसेप्ट बलबन लेकर के आता है। उसने अपने आप को ईरान के अफराशियाब वंश से जोड़ा, जो कि एक बहुत महान वंश हुआ, ताकि वो ये बता सके कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसने देवीय राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, डिवाइन किंगशिप को अपनाया, जिसके तहत वो अपने आप को नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही बोलता था। मतलब कि सुल्तान कोई आम व्यक्ति नहीं होता, वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो सुल्तान की बात की कभी भी अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए और निरंकुशता के सिद्धांत को अपनाता है, डेस्पोटिज्म की थ्योरी को अपनाता है। और वो अपने बेटे बुगरा खान से कहता भी है कि एक सुल्तान के लिए सबसे जरूरी है उसका निरंकुश होना। ठीक है। इसी के अलावा साथियों, हमने पढ़ा था कि उसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी भी अपनाई थी, जिसके तहत अपने प्रतिद्वंदियों को वो बुरी तरह से मारता है। उसका जो भी प्रतिरोध करता है, जो भी उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलता है, वो उन सभी को मारते जाता है और इस तरह से मारता है कि लोगों के सामने एक मैसेज सेट हो सके। चाहे वो मलिक बकबक हो, बदायूं का इक़्तिदार था, उसे मार डाला कोड़े मार मार के पूरे लोगों के सामने। अवध का इक़्तिदार हो हैबत खां, या फिर अनीर खान हो जिसे उसने मारा था। तो ये सभी दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपने शासन को चलाता था। उसने दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग भी बनाया था। उसने दीवान ए अर्ज नाम का एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया था। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि दीवान ए अर्ज के प्रमुख को क्या कहते थे और दीवान ए अर्ज का पहला प्रमुख कौन-सा था? साथियों, जो भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भले ही कमेंट करें, जवाब दें ना दें, लेकिन एटलीस्ट उनको पेज पलट के तुरंत ही वीडियो पॉज़ करके देख लिया करो अगर पुरानी चीज़ों को भूल गए हो। उसने गुप्तचर विभाग भी बनाया, जिसके प्रमुख को बरीद ए मुमालिक कहते थे, और गुप्तचर व्यवस्था उसने बनाई ताकि उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह हो तो उसके बारे में पता चल सके। तो ये सारी बातें हमने बलबन के बारे में और गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ी थी और इस तरह 3 कक्षाओं में हमने गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया। लगभग 90 वर्षों का इतिहास, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 84 टू 90 इयर्स का हिस्ट्री हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज और कल की क्लास में हमें खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है, हमें खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है और उसके साथ जो कंसेप्ट है और जो कहानियां हैं, उन सभी को साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि सारी बातें दिमाग में अच्छे से फिट हो सकें कहानियों के रूप में, अलग अलग लोगों ने जो कथन कहे उस रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश को पढ़ना। तो साथियों, खिलजी वंश में हमें 3 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले आप जान पाए कि खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया। मतलब इन्होंने
सिर्फ 30 वर्षों तक शासन किया है और दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उन पांचों वंशों में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का ही रहा है। तो खिलजी डायनेस्टी रूल्ड अराउंड 30 ईयर एंड इफ यू कंपेयर विद द अदर 4 डायनेस्टी इट इज लीस्ट। तो खिलजी रूल्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ पीरियड इन द दिल्ली सल्तनत। तो अगर आपसे ये प्रश्न कभी भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो जवाब होगा खिलजी। और सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, तो वो थे तुगलक। इसमें 3 प्रमुख शासक होते हैं। सबसे पहला शासक होता है जलाल उद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासन करता है। ये इसका संस्थापक था, ये इसका फाउंडर था। इसका पूरा नाम जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी था। बीच में एक कद्र खान नाम का व्यक्ति भी आता है, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो 2 या 3 महीने बस सुल्तान रहता है, पर उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेकर के 1316 तक रूल किया और ये दिल्ली सल्तनत के श्रेष्ठतम शासकों में से एक माना जाता है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उसने बहुत कुछ अचीव किया था बहुत थोड़े से समय में। इसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी, जिसने 1316 से लेकर के 1320 तक रूल किया। बहुत ही अजीब सा शासक था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही अजीब प्रकार का शासक था, मतलब बेतहाशा अयोग्य शासक, बेतहाशा अयोग्य। ठीक, और ये अंतिम शासक हुआ, ये लास्ट रूलर हुआ। तो यहीं से 2-3 सवाल कई बार पहली स्लाइड से ही बन जाते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन। तो खिलजी वंश के संस्थापक का नाम जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा और दामाद था, जो सबसे श्रेष्ठ शासक हुआ, जो सबसे फाइन रूलर होता है खिलजी डायनेस्टी का। और आखिरी शासक होता है मुबारक शाह खिलजी। लास्ट रूलर वॉज मुबारक शाह खिलजी। इस तरह मात्र 30 वर्षों का शासनकाल खिलजियों का रहा है, लेकिन इतना कुछ ये करके गए हैं कि इनको पढ़ने में हमें 2 क्लासेस लग जाएंगी और लगभग 2.5 क्लास के आसपास हमें इनको पढ़ने में लगेगा। चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जलाल उद्दीन खिलजी के बारे में। जलाल खिलजी को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जलाल उद्दीन खिलजी। ठीक है, जलाल उद्दीन खिलजी, जैसा हम जानते हैं कि इसने 1290 से लेकर के 1296 तक शासन किया। बहुत ही छोटा सा इसका शासन काल रहा, बहुत ही छोटा सा इसका टाइम पीरियड रहा। अब पहले ना हम इसकी कहानी को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये कैसे आया, क्या कहानी है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी को जरा समझने का प्रयास करना प्यारे साथियों। तो इसका संबंध भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से है, लेकिन इनकी कहानी इतनी आसान नहीं है, इनकी स्टोरी इतनी इजी नहीं है। देखो, पहले ये लोग शुरुआत में, ये भी तुर्क हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो जलाल उद्दीन खिलजी है ये भी तुर्क हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये तुर्क थे या नहीं थे। यस, ये भी तुर्क थे। इनकी जो शुरुआत होती है वो मध्य एशिया वाले क्षेत्र से होती है, सेंट्रल एशिया। तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो शुरुआत में ये यहीं रहते हैं। इस इलाके को, तुर्किस्तान वाला जो इलाका है, ये यहाँ पर रहते हैं साथियों। ठीक है, फिर यहाँ से माइग्रेट होकर के ये अफगानिस्तान पहुंचते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का इलाका है, और अफगानिस्तान के इस इलाके को कहा जाता है खल्ज। ये अफगानिस्तान का खल्ज वाला इलाका है साथियों, ये अफगानिस्तान का खल्ज वाला रीजन है। तो ये तुर्किस्तान से या पलायन करके अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में पहुंचते हैं। और चूंकि बहुत लंबे समय से ये यहाँ पर रहने लगे, यहीं पर ये पलायन कर गए, तो इन्हें खिलजी कहा गया। अब ये तुर्क जरूर थे, लेकिन चूंकि अब ये मूल तुर्कों से दूर हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता था कि ये निम्न श्रेणी के तुर्क हैं। इन्हें क्या कहा जाता था कि ये निम्न श्रेणी के तुर्क हैं। ये तुर्क जरूर हैं, पर लोअर ऑर्डर के तुर्क हैं। दे आर टर्किस ऑफ लोअर ऑर्डर।
ये लोअर ऑर्डर के टर्क हैं। तो ये इनका ओरिजिन है। तो ये खिलजी नाम इनको कैसे मिला? तो मूल रूप से ये तुर्किस्तान वाले इलाके में रहते थे, वहां से ये माइग्रेट करके अफगानिस्तान के खल्ज वाले क्षेत्र में रहने लगे। तुर्किस्तान से पलायन करके ये अफगानिस्तान के खल्ज वाले इलाके में रहने लगे। इस तरह से इनको खिलजी नाम मिला। और ये जाने जाते थे कि ये निम्न जाति के तुर्क हैं। दे आर दी टर्क्स ऑफ द लोअर कास्ट। अब ये दिल्ली सल्तनत में कैसे आए? तो ये दिल्ली सल्तनत में आते हैं इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय ये दिल्ली सल्तनत में आते हैं और इनकी शुरुआत ही होती है मंगोल आक्रमण की वजह से। जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा बढ़ता है तो इन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी जो सीमा पर सुरक्षा कर सकें। तो सीमा सुरक्षा के सैनिकों के रूप में ये बॉर्डर पर इल्तुतमिश को सैनिकों की जरूरत थी। तो सीमा पर सैनिकों के रूप में इन्हें तैनात किया गया था। तो ये तैनात होते हैं उत्तर पश्चिम सीमा पर। ये उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात होते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर तैनात होते हैं और मुख्य रूप से इनका काम था कि ये मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करें। और इस तरह बहुत सारे, सिर्फ फिरोज खिलजी नहीं, बहुत सारे जो खिल्ज क्षेत्र में रहने वाले खिलजी थे वो आकर के सल्तनत की सेना को ज्वाइन कर लिए। और इसी में से कुछ लोग धीरे धीरे अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते गए और सबसे योग्य व्यक्ति जो आगे आया वो था फिरोज खिलजी, जिसे हम जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज ये मैंने आपको ओरिजिन बताया कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अब आप जान पाएंगे कि आखिर ये आगे कैसे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जलाल उद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ा। तो देखो, जलाल उद्दीन खिलजी का जो एक्चुअल नाम है वो फिरोज खिलजी है। इसका वास्तविक नाम क्या है? फिरोज खिलजी। और एक राजा सुल्तान था और सुल्तान का नाम है क्यूमर्स। हमने पढ़ा था एक क्यूमर्स नाम का सुल्तान जो कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। लास्ट ही क्लास में हमने पढ़ा है कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो क्यूमर्स ने इसको अपना वजीर बनाया था। मतलब डेफिनेटली ये व्यक्ति योग्य था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तभी उसने अपना वजीर बनाया है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति योग्य था। लेकिन क्यूमर्स अत्यधिक अयोग्य था। क्यूमर्स जो है वो बहुत ज्यादा अयोग्य था, उसमें कोई भी योग्यता नहीं थी। अब वजीर इस बात को लगातार देख रहा था कि इस व्यक्ति में योग्यता नहीं है और ये निश्चित तौर पर शासन को नहीं चला पा रहा है। तो इसी बात का फायदा उठा करके जून 1290 में, ये डेट याद रखने वाली है कि जून 1290 में, जून 1290 में अर्थात जून 1290 में जो फिरोज खिलजी है, फिरोज खिलजी, इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी। और जैसे ही इसने क्यूमर्स की हत्या की, इस तरह से गुलाम वंश समाप्त हो गया। इस तरह से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है साथियों। ये गुलाम वंश का अंत था। गुलाम वंश समाप्त होता है और फिरोज शाह खिलजी के द्वारा स्थापना की जाती है खिलजी वंश की। ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। और जब ये खिलजी वंश की स्थापना करता है तो ये उपाधि धारण करता है जलाल उद्दीन। जलाल उद्दीन बेसिकली एक उपाधि थी, एक टाइटल था। तो उसका पूरा नाम बनता है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि भाई साहब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, क्या जवाब देंगे? जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। इसका मूल नाम क्या था?
फिरोज खिलजी। इसने किसको मारा था? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करी, गुलाम वंश को खत्म किया और खिलजी वंश की स्थापना की। इंग्लिश में पूरी कहानी को सुनिए। अगर कोई भी आपसे पूछे हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, यू वुड आंसर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? इट वॉज फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी killed the last ruler of slave dynasty Qumars and established खिलजी डायनेस्टी विद द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो एक बात और समझो। अब ये राजा तो बन गया। अब चूंकि ये राजा बना था अपने सुल्तान को मार करके। अब अगली कहानी समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये सुल्तान तो बन गया, लेकिन ये सुल्तान बना कैसे था? तो ये सुल्तान बना था राजा को मार करके। ये सुल्तान बना था राजा को मार करके। तो अब इसे एक डर सताने लगा कि क्या मुझे दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता से भी इंपॉर्टेंट जो दिल्ली के अमीर हैं, अमीर मतलब उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये कभी भी एक साल तक, शुरुआत के एक साल तक ये दिल्ली के राजमहल नहीं गए। दिल्ली के पास ही एक जगह है, जैसे अभी तो सब एक जैसा हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि ये दिल्ली है, दिल्ली, तो इसी के पास एक जगह है जिसे किलू गढ़ी बोला जाता है। किलू गढ़ी। अब कई जगह पर किलू गढ़ी लिखा रहता है, कई जगह पर किलो खरी लिखा रहता है। किलू गढ़ी या इसी स्थान को हम किलो खरी बोलते हैं। ये दिल्ली के बिल्कुल पास में ही है। तो ये दिल्ली नहीं गया, ये जो किलो गढ़ी है यहां पर ये 1 वर्ष तक रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो किलो गढ़ी का किला है, ये कैकूबाद ने बनवाया था। ये कैकूबाद ने बनवाया था। ट्यूमर्स से पहले था ना वो राजा, तो ये कैक्यूबाद ने बनवाया था। तो ये 1 साल तक दिल्ली नहीं जाता है, 1 साल तक ये किलू गढ़ी या किलो खरी के किले में ही रहा। इसको डर इस बात का था, क्या दिल्ली की जनता मुझे स्वीकार करेगी, क्या वहां के तुर्क अमीर मुझे स्वीकार करेंगे? फिर जब उसे ये भरोसा हो जाता है, जब उसे यह भरोसा हो जाता है कि ठीक है अब सारे लोग मेरे समर्थन में है, तो वो 1 साल के बाद दिल्ली जाता है और वहां पर भी वो एक काम करता है कि लाल महल, लाल महल ये बलबन ने बनवाया था साथी, ये बलबन ने बनवाया था। और इसमें राज सिंहासन था, इसमें राज सिंहासन था जिस पे बलबन बैठा करता था। इस पे एक थ्रोन था और उसी थ्रोन पे बलबन बैठा करता था। ये कभी भी बलबन के सिंहासन पे नहीं बैठा, ये कभी भी बलबन के सिंहासन पे नहीं बैठा। और बर्नी इसके बारे में एक स्टेटमेंट देता है कि जब ये 1 साल के बाद अंततः दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंच करके जब ये लाल महल जाता है, वहां बलबन के सिंहासन को देख करके बहुत रोता है और कहता है कि मुझ जैसे दास की इतनी हिमाकत कहाँ कि मैं अपने आला के सामने, अपने मौला के बाजू में या उस सिंहासन पे बैठ सकूं। तो कभी भी ये लाल महल पे बलबन के सिंहासन पे नहीं बैठा। इसके लिए इसने अलग से सिंहासन बनाया, वो एक सम्मान के रूप में इसने बलबन के सिंहासन को कभी नहीं छोड़ा। अब यहीं से कुछ सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल ये बनता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, वो आपने बता दिया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब प्रश्न ये बनता है कि फिरोज खिलजी ने अपनी आरंभिक राजधानी किसे बनाया, फिरोज खिलजी ने अपनी इनिशियल कैपिटल किसे बनाया? तो साथियों याद रखना है, वो दिल्ली नहीं गया था। दिल्ली के पास स्थित, बिल्कुल पास में ही है, किलो खरी या किलो गढ़ी को उसने अपनी आरंभिक राजधानी बनाया था। जो किलो खरी का किला है ये कैकूबाद के द्वारा बनाया गया था। क्यूमर्स से पहले कैकूबाद राजा था, तो कैकूबाद ने इसको बनाया था प्यारे साथियों। तो यहां से एक सवाल बन जाता है, क्या वो बलबन के सिंहासन पर बैठा? वो बलबन के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। सम्मान दिखाया बलबन के प्रति और कभी भी उस सिंहासन पे वो नहीं बैठा। यहीं से एक दो बातें और निकल के आती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इतिहासकार हैं, ये भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है साथियों। एक इतिहासकार हैं, एक हिस्टोरियन है, जिनका नाम है आरपी त्रिपाठी। कई बार हम इनके स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, आरपी त्रिपाठी। और मध्यकाल का बहुत अच्छा इतिहास इन्होंने लिखा है और बहुत सारे कंटेक्स्ट इन्हीं की किताबों से निकल करके आते हैं। आरपी त्रिपाठी, तो आरपी त्रिपाठी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आरपी त्रिपाठी एक वर्ड का यूज करते हैं साथियों, और ये वर्ड है खिलजी क्रांति।
और ये पूछा गया है एग्जाम में। खिलजी क्रांति अर्थात खिलजी रेवोल्यूशन, खिलजी रेवोल्यूशन। तो सवाल आता है कि किस बात को आरपी त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति बोला है, किस घटना को आरपी त्रिपाठी खिलजी रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो समझे इस बात को। आरपी त्रिपाठी का कहना यह है कि जब जून 1290 में, जब जून 1290 में फिरोज शाह तुगलक ने, मैं फिरोज सॉरी तुगलक नाम आ गया, फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स को मारा, क्यूमर्स को मारा, तो इसे वो खिलजी क्रांति कहते हैं। इसे क्या कहा गया? खिलजी क्रांति कहा। तो फिर आरपी त्रिपाठी से पूछा लोगों ने कि यार ऐसा क्या हो गया जो तुम इसे खिलजी रेवोल्यूशन कह रहे हो? इससे पहले भी लोगों ने मारा है। बलबन ने भी एक प्रकार से नसरुद्दीन महमूद को मारा ही था। नसरुद्दीन महमूद का मारा हो लेकिन मशहूद शाह को तो मारा ही था उसने, ठीक है। इससे पहले भी इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारा था, तब तो तुमने नहीं कहा कि यह क्रांति है। रुकनुद्दीन फिरोज मारा गया था, फिर रजिया सुल्तान बनी थी, तब भी तुमने नहीं कहा कि क्रांति है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि जब फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स को मारा तो आप इसे खिलजी क्रांति कह रहे हो। तब आरपी त्रिपाठी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, हम इस घटना को खिलजी क्रांति इसलिए कह रहे हैं कि इसके बाद शासन में, देखो क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना। जब किसी भी चीज में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, बहुत मैसिव चेंजेस होते हैं, तो उसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम क्रांति बोलते हैं। तो आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि इस घटना के बाद जो प्रशासन है इसमें आमूल चूल परिवर्तन हुए, इसमें आमूल चूल परिवर्तन हुए। वो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। यही रीजन है कि मैं इसको खिलजी क्रांति कह रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसे क्या परिवर्तन हो गए, ऐसे क्या चेंज हो गए? तो फिर वो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, चेंज सबसे पहला तो ये आया कि नस्लीयता की नीति को त्याग दिया गया, पॉलिसी ऑफ रेसिज्म को खत्म किया गया और नस्लीयता के स्थान पर योग्यता की नीति को अपनाया गया। जो क्वालिफिकेशन या पॉलिसी ऑफ मेरिट जिसे हम बोलते हैं, उसे अडॉप्ट किया गया। इससे पहले बलबन ने एक नस्लीयता की नीति चलाई थी, रेसिज्म की पॉलिसी चलाई थी कि हम सिर्फ उच्च नस्ल के लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज, ये पहली बार हो रहा है कि निम्न तुर्क के द्वारा सत्ता मिली और कोई भी लोअर जो तुर्क था, ये तो इमेजिन ही नहीं किया था किसी ने भी कि एक निम्न दर्जे का तुर्क व्यक्ति वो भी राजा बनेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसामी एक स्टेटमेंट लिखता है कि लोग सिर्फ ये देखने जाते थे कि एक निम्न स्तर का तुर्क सुल्तान के पद पर बैठने पर कैसा लगता है। तो इसलिए वो क्रांति कह रहे हैं कि देखो, एक निम्न तुर्क था, ये कोई उच्च तुर्क तो था नहीं। उच्च तुर्कों को ही प्रशासन में जगह मिलती थी और ये तो एकदम से राजा बन गया, ये तो एकदम से किंग बन गया। दूसरा, इसने ही धीरे धीरे एक काम किया, यहां से शुरुआत होगी कि धर्म और राजनीति का पृथक्करण शुरू हो जाएगा। धर्म और राजनीति के पृथक्करण की शुरुआत होगी। जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है, ये अलग होने लगेंगे। इसकी शुरुआत जलाल खिलजी तो नहीं कर पाता है, मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है। और एक चीज और दिखाई दी कि इसके बाद से ही जो तुर्क हैं, तुर्क अमीर तुर्क जो हैं या जो अमीर हैं, इनका इन्फ्लुएंस कम होने लगेगा, इनका प्रभाव शासन में कम होने लगेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक नियम बना देगा साथियों इसके बाद कि देखिए, एक बार आप तुर्क हो गए, इसके अमीर अगर आप हो तो आपका बेटा भी अमीर नहीं होगा, आपका बेटा सुल्तान के दास के रूप में ही काम करेगा। तो उनकी शाख ही उसने खत्म कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन में इतने आमूल चूल परिवर्तन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन में इतने बड़े बड़े चेंजेस हो गए, यही कारण है कि मैं इसे खिलजी क्रांति कह रहा हूं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी क्रांति किसे कहा गया, कभी भी आपसे पूछा जाए कि खिलजी रेवोल्यूशन किसे कहा गया, तो याद रखेंगे 13 जून 1290 को जब फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान ट्यूमर्स की हत्या कर दी, तो इसे आरपी त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति कहा है। इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। व्हेन फिरोज खिलजी किल्ड दी last ruler of slave dynasty Kumars, it was called खिलजी रेवोल्यूशन बाय आरपी त्रिपाठी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके बाद एक निम्न वर्गीय तुर्क प्रशासन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, एक लोअर टर्क जो है वो जाकर के हाईएस्ट अथॉरिटी पर पहुंच जाता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, एक और बात है जो मैं आपको भी नहीं बताया, ये भी याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी, कि जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तब इसकी आयु 70 वर्ष की हो गई थी। तब इसकी आयु 70 वर्ष की हो गई थी और ये दिल्ली का सबसे उम्र दराज सुल्तान बना। ये प्रश्न भी बनता है, ये दिल्ली का सबसे उम्र दराज सुल्तान बना था, ये सबसे एल्डर सुल्तान था दिल्ली का, या ओल्डर भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, कि ये सबसे उम्र दराज सुल्तान था, सबसे वृद्ध सुल्तान था। इवन अगर आप वो फिल्म देखे हैं, मैं किसी भी एक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप वो फिल्म देखे हैं पद्मावत, तो उसमें जब एक सीन आता है जिसमें रणबीर सिंह हैं जो अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे हैं, और जब वो मारते हैं जलालुद्दीन खिलजी को, तो उनकी आयु देखिए उस समय पर, तो वो आयु वही दिखाता है कि वो आयु दिखाना चाह रहे थे कि लगभग 70 साल की आयु में ये सुल्तान बनता है। ऑब्वियसली 70 ईयर की एज में ये सुल्तान बनता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध सुल्तान कौन बना, दिल्ली सल्तनत का सबसे ओल्डेस्ट सुल्तान कौन बना, तो उसका नाम था फिरोज तुगलक या जलाल उद्दीन, सॉरी मैं तुगलक कह दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, फिरोज खिलजी, जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ बातों को, इन्हीं बातों को हम पीपीटी से देख लेते हैं और फिर हम इसकी नीतियों के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसकी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। देखिए सारी बातें मैंने आपको समझाई, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कौन था, वजीर था, कैसे ये आगे बढ़ता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब देखते हैं एक बार सारी चीजों को पीपीटी के माध्यम से। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, इतने बड़े क्षेत्र पर खिलजियों ने अधिकार किया था, साम्राज्य विस्तार इन्हीं के समय में हुआ है, देखेंगे अभी, डिस्कस करेंगे। तो खिलजी जो है, ये खिलजी ये निम्न श्रेणी के तुर्क थे, जैसा हमने बताया कि ये बहुत ही लोअर क्लास के तुर्क थे साथियों। ये मुख्य रूप से तुर्किस्तान में रहते थे, वहां से इन्होंने पलायन किया, अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में ये पहुंच गए, और चूंकि ये अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहते थे, यही कारण है कि इनको खिलजी कहा गया। क्योंकि ये अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहते थे, यही कारण है कि इन्हें खिलजी कहा गया, और ये सल्तनत में सिपाही के रूप में काम करने लगे। फिर हमने कहा कि आरपी त्रिपाठी इस घटना को खिलजी क्रांति कहते हैं। आरपी त्रिपाठी ने कहा कि जून 1290 में किलो खरी में जब फिरोज खिलजी का राज्य अभिषेक हुआ, तो इसे वो खिलजी क्रांति कहते हैं, क्योंकि इससे प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन हुए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए, जैसे योग्यता को प्राथमिकता दी गई, धर्म और राजनीति का पृथक्करण होने लगा, और प्रशासन में तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार को खत्म कर दिया। इसके बाद साथियों खिलजी वंश का संस्थापक था, अत्यधिक उदार सुल्तान था, अभी हम पढ़ेंगे। तो 13 जून 1296 को इसका राज्य अभिषेक किलो खरी में होता है, दिल्ली में ही, और ये किलो खरी जो है वो कैकूबाद ने बनवाया था। चूंकि इसकी आयु 70 वर्ष थी, तो यह सबसे वृद्ध सुल्तान बना साथियों। ठीक है, 1 वर्ष तक किलो खरी में ही रहा, बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा, और ये क्यूमर्स का वजीर था। तो इतनी बातें अब तक हम आपको बता चुके हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे वृद्ध सुल्तान था, ओल्डेस्ट सुल्तान था। दूसरा, किलो खरी दिल्ली के पास ही है, ये कैकूबाद ने बनवाया था, बलबन ने जो सिंहासन बनाया था उस पर ये नहीं बैठा, हमेशा उसका सम्मान करता रहा। अब हम आ जाते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, और इस पे जरा ध्यान देने वाली बात है साथियों। ये बात है कि जो सुल्तान है, इसे अत्यधिक उदार सुल्तान कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे अत्यधिक उदार सुल्तान कहा गया। इसे
एक्सट्रीमली लिबरल कहा गया कि बहुत ही सॉफ्ट प्रकार का सुल्तान था। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, ये चलेगा? मैं JFK लिखूंगा, आप समझ जाइए। तो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया कि ये बहुत ही ज्यादा उदार सुल्तान था। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी कह सकते हैं आप, इसे बहुत काइंड भी कह सकते हैं आप, चाहें तो इसे बहुत लिबरल वर्ड सही नहीं है, हम काइंड और सॉफ्ट वर्ड का उपयोग करेंगे कि बहुत ही कोमल हृदय का या बहुत ही कृपालु किस्म का सुल्तान था। अब क्यों था ये जरा समझिए कि ये सुल्तान इतना कृपालु क्यों था। तो कुछ घटनाएं इसके समय पर होती हैं। जैसे साथियों, एक घटना इसके समय पर यह होती है कि कड़ा मानिकपुर, मतलब इलाहाबाद वाला इलाका, प्रयागराज वाला जो इलाका है, तो प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है, कड़ा मानिकपुर का इलाका, कड़ा मानिकपुर कहा जाता था इस क्षेत्र को। तो कड़ा मानिकपुर में एक इक्तादार होता है जिसका नाम था मलिक छज्जू। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। कड़ा मानिकपुर में एक इक्तादार था और इसका नाम था मलिक छज्जू। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का इक्तादार, गवर्नर मान लीजिए वहां का, एक प्रकार से मलिक छज्जू था। ये विद्रोह करता है और बहुत खतरनाक विद्रोह करता है। अब जब ये व्यक्ति विद्रोह करता है सुल्तान के खिलाफ, जब ये रिवोल्ट करता है अगेंस्ट दी सुल्तान, सुल्तान विद्रोह को दबा देता है, लेकिन उसके बाद भी ये मलिक छज्जू को माफ कर देता। बहुत बड़ा विद्रोह किया था मलिक छज्जू ने, लेकिन फिर भी इसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। इसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। दूसरा, इसके समय पर जितने भी चोर पकड़े जाते या जितने भी ठग पकड़े जाते, ये उनको पनिशमेंट पता क्या देता था? अगर कोई चोर पकड़े गए हैं, कोई ठग पकड़े गए हैं, अगर पुलिस ने किसी थीफ को पकड़ लिया है या ठग को पकड़ लिया है, तो ये इन्हें सजा देता था, बहुत दूर भेज देता था। मारता नहीं था उनको, ना उनको जेल में डालता था, कहता था देखो अब तुमने चोरी की है, दोबारा चोरी मत करना और यहां से बहुत दूर चले जाओ, दिल्ली के हो तुम, बंगाल चले जाओ, दूर चले जाओ। तो इस तरह से ये क्या करता था साथियों, ये इस तरह से उदार रवैया दिखाता था। ठीक है। तीसरा, इसने क्रूरता की नीति को भी त्याग दिया। जो क्रूरता की नीति है उसका भी इसने त्याग कर दिया, या हम कह सकते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ वायलेंस थी उसको इसने अबेंडन कर दिया। पॉलिसी ऑफ वायलेंस को इसने अबेंडन कर दिया। अब इसका एक भांजा है, और भांजा होने के अलावा अमीर ए हाजिब की पोस्ट पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अहमद चप। हाँ, उसका नाम ऐसा ही है, मलिक चप, मलिक अहमद चप। तो मलिक अहमद चप जो है वो इसका भांजा भी है, और मलिक अहमद चप जो है वो अमीर ए हाजिब के पद पर है। तो इससे मलिक चप जो है ये हमेशा भला चाहता था सुल्तान का, और ये बहुत अच्छी एडवाइस देता था। तो एक बार जब उसने मलिक छज्जू को छोड़ दिया, तब एक बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन होता है, जिसे बर्नी अपनी किताब में लिखता है साथियों। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही में बर्नी इसको लिखता है बहुत डिटेल में, और बर्नी लिखता है कि जो मलिक चप है उसने सुल्तान से ऊंची आवाज में यह बोल दिया कि अगर शासन करना है तो आपको सत्ता के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर तुम इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो राज सिंहासन को त्याग दो और जाकर के संतोष का जीवन जियो। हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसका भांजा बोल रहा है, सोच के देखो कि अगर तुम शासन नहीं चला सकते, अगर तुम इन मूलभूत नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो तुम्हें सुल्तान बने रहने का कोई हक नहीं है। इस पोस्ट को त्याग करके जा करके सिंपल तरीके से संन्यास लेकर के रहो, शांति में रहो। तब जवाब देता है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि अरे अहमद, तुम मुझे समझो, मेरी बात को समझो। मैं 70 वर्ष का वृद्ध मुसलमान हूं। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी भी मुस्लिम भाई का खून बहाऊं। मैं 70 साल का वृद्ध मुसलमान हूं, अब मेरे अंदर यह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी मुसलमान भाई का खून बहाऊं। और
ईश्वर के पाप का भागी बनूं। और वो कहता है, मैं जानता हूं कि मुझसे पहले जो शासक हुए हैं उन्होंने क्रूरता की नीति को अपनाया है, पर अब उस नीति का मैं त्याग करना चाहता हूं। तो ये कॉन्वर्सेशन हो रही है किसके बीच में? अ, मलिक अहमद चप और जलालउद्दीन खिलजी के बीच में। तो इससे पता पड़ता है कि वो बहुत ही उदार शासक था, लेकिन ये उसके लिए अच्छा नहीं रहा। इस चीज में ये चीज अच्छी नहीं रही। अब देखो, यहीं पे एक अपवाद भी निकल करके आता है। उदार तो था, अब हमें लग रहा है कि यार वो तो हर काम उदार तरीके से करेगा, लेकिन यहां इसका एक अपवाद भी निकल करके आता, एक एक्सेप्शन भी निकल के आता, और ये बहुत रेयर था जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अपवाद क्या था। अपवाद ये हुआ कि दिल्ली में एक सूफी संत थे, और सूफी संत का नाम था, ईरान से संबंधित थे ये। सूफी संत का नाम था सिद्दी मौला। ये नाम याद रखिएगा, सूफी संत थे सिद्दी मौला। तो कोई विद्रोह हुआ होगा, और उसमें सुल्तान के किसी ने कान भर दिए कि सिद्दी मौला भी इसमें शामिल। सुल्तान ने अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के सिद्दी मौला, जो कि सूफी संत थे, उनको हाथियों से कुचलवा दिया। उनको हाथियों से कुचलवा दिया सर, हाथियों से कुचलवा डाला, हाथियों से कुचलवा डाला। ये एक ऐसी घटना थी जो विपरीत थी, जो इसके अगेंस्ट में जाती है। और बरनी यहां पर सुल्तान की बहुत आलोचना करता है। बरनी यहां सुल्तान की आलोचना करता है, और बरनी कहता है कि यहीं से सुल्तान ने अपने विनाश की जड़ों को तलाशना शुरू कर दिया। यहीं से, क्योंकि उसने एक निर्दोष और भले मानुस को मारा था। सिद्दी मौला बहुत फेमस थे साथियों, ये बहुत सारे जन कल्याण करते थे और लोग ने बहुत पसंद करते थे, इनकी लोकप्रियता बहुत थी। सुल्तान के कान किसी ने भर दिए कि सिद्दी मौला तुमको हटा करके दिल्ली का अगला सुल्तान बनना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो सिद्दी मौला को मार दिया। सिद्दी मौला की मृत्यु हो जाती है वहीं पर साथियों, डेथ हो जाती है। और तब बरनी लिखता है कि यहीं से सुल्तान ने अपनी अंतिम समय को जड़ तलाशना शुरू कर दिया, मतलब उसका डिक्लाइन शुरू होता है, और होता भी यही है। उसकी डेथ भी इसी तरीके से होती है कि उसका खुद का भतीजा उसको धोखे से मार डालता है साथ। ठीक, तो कहीं ना कहीं कर्मा आ जाता है, कहीं ना कहीं कर्मा आ जाता है। इसने एक विभाग बनाया था, ये प्रश्न याद रखिएगा, कि इसने एक व्यय विभाग बनाया था, दीवान ए वक्फ। मैं अगली स्लाइड पर देता हूं। दीवान ए वकूफ बनाया था साथियों उसने, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दीवान ए वकूफ। ये प्रश्न पूछा गया है। दीवान ए वकूफ जो है, वो आय व्यय का जो भी एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर को टैली करता था कि कितना खर्च हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारे खर्चों को टैली करता था। तो उसने दीवान ए वकूफ नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब इन सब बातों को एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, सारी बातों को पढ़ लेते हैं। तो जैसा हमने कहा कि सुल्तान बहुत उदार था, बहुत ही कृपालु था। उसने तुर्क सरदारों को उच्च पद दिए, परिवार के सदस्यों को उच्च पद दिए, ताकि सभी लोगों को वो खुश कर सके, ताकि सभी लोगों को वो खुश कर सके। उसने कड़ा इक्तादार मलिक छज्जू, ठगों और चोरों के प्रति उदार व्यवहार किया, क्रूरता की नीति का त्याग किया। तब मलिक जब से कहता है कि मुसलमानों का रक्त नहीं बहा सकता। अपवाद इसका यही था कि उसने ईरानी सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या कराई थी, हाथियों से कुचलवा दिया था। सिद्दी मौला के गुरु बाबा फरीद थे, और बरनी कहता है कि ये अत्यंत अन्यायपूर्ण कृत्य था। तो यहाँ मैंने हाथी लगाए हैं, बाबा फरीद हैं, तो ताकि आप कनेक्ट कर सको, सिद्दी मौला, हाथी, और ये पूरी कहानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कड़ा का इक्तादार था, ये मलिक छज्जू था। इसने विद्रोह किया था, लेकिन उसे माफ कर दिया। ठग और चोरों को भी ये माफ कर देता था, और उन्हें दूसरे स्थानों पर भेज देता था। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या किसने करवाई थी? तो सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी ने करवाई थी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने करवाई थी, हाथियों से कुचलवा दिया। क्योंकि एक तो लोकप्रियता बहुत थी, पॉपुलैरिटी बहुत थी, दूसरा सुल्तान के कान भर दिए गए थे कि ये व्यक्ति अगला शासक बन सकता है, ये व्यक्ति जो है वो अगला रूलर बन सकता है।
ठीक है, तो ये अब तक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम। यहाँ से छोटे छोटे सवाल जो बनते जा रहे हैं वो सारे प्रश्न याद रखिएगा, मैं अभी रिकॉल भी करा दूंगा। अब कुछ बातें और कि इसके समय पे कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया। यहाँ पर हमने जस्ट ये पढ़ा कि वो सुल्तान कैसे बनता है, क्या उसकी नीतियां थी, हमने ये सारी बातें पढ़ी। अब ये पढ़ते हैं कि इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो अब हम महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक, और सारी चीजों को ना, पुरानी बातों को साथ में रख करके आगे बढ़ना है, महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि मंगोलों का आक्रमण होता है। अब मंगोल आक्रमण होते ही रहेंगे, मंगोल इन्वेजन नहीं रुकने वाले साथियों। ये घटना लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मजेदार भी है साथियों। तो मंगोल आक्रमण अब नहीं रुकने वाले, मंगोल इन्वेजन अब लगातार होते रहेंगे। मंगोल आक्रमण अब नहीं रुकेगा, मंगोल इन्वेजन होते रहेंगे। तो हम जानते हैं कि मंगोलों ने इस क्षेत्र पर अपने शासन का विस्तार कर रखा था। इस पूरे इलाके में उनका शासन फैला हुआ था, इस पर्टिकुलर इलाके में। ठीक है, ये मंगोलिया, चीन, यहाँ तजाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों में। तो मंगोल आक्रमण करते हैं भारत पर, इसके समय भारत पर आक्रमण की, और उनका नेतृत्व कर रहा था अलूग खान। अलूग खान, कई बार इसे उलूग खान भी लिखा जाता। अलूग खान या उलूग खान, इसने अटैक किया, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया गया मंगोलों को। और मंगोलों को जब हराया गया साथियों, मंगोलों को जब हराया गया तो फिर अलूग खान ने निर्णय लिया, अलूग खान ने 4000 मंगोलों के साथ, अलूग खान ने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। और इस्लाम धर्म को स्वीकार करके ये दिल्ली में ही रहने लगा, और जहां मंगोलों को बसाया गया उसे आज मंगोलपुरी कहा जाता है। और पता है, इसको हराने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो अरकली खान का था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो अरकली खान का था। अरकली खान जो है वो फिरोज खिलजी का बेटा था। ही वॉज अ सन ऑफ फिरोज खिलजी, बेटा था। और इसे पूर्व का रुस्तम कहा गया, इसे पूर्व का रुस्तम कहा गया। दो लोगों को ये उपाधि दी गई है। एक अभी हम जफर खान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, तो जफर खान को भी ये टाइटल दिया गया है, और ये टाइटल अरकली खान को भी दिया गया है। इसे पूर्व का रुस्तम, रुस्तम ऑफ ईस्ट बोला गया। रुस्तम जो है वो एक बहुत महान शासक हुआ है, बहुत ही वीर शासक हुआ है। तो अरकली खान ने जब मंगोलों को हरा दिया तो उसे पूर्व के रुस्तम की उपाधि दी गई। तो यहां से एक प्रश्न हमेशा बनता है कि किसके शासनकाल में 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और दिल्ली में मंगोलपुरी वाले क्षेत्र में रहने लगे। तो याद रखिएगा, जलाल उद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलाल खिलजी के शासनकाल में 4000 मंगोल अलूग खान या उलूग खान के नेतृत्व में इस्लाम को अपनाते हैं, और उन्हें मंगोलपुरी में सेटल किया गया था, उन्हें मंगोलपुरी वाले इलाके में रखा गया था साथी। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी और है, और यहीं से साथियों इसकी मृत्यु की कहानी आती है। अब इसकी डेथ की कहानी को सुनते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। ध्यान देना, समझना इस बात को जरा। प्यारे दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र वाला इलाका है, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, आप जानते हैं ये महाराष्ट्र वाला इलाका है पूरा यहाँ पर। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उस समय जब दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ यादव वंश का शासन, यहाँ यादव वंश का शासन था। हमने पूर्व मध्यकाल में पढ़ा है, हमने प्री मिडाइवल में पढ़ा है। और यादव वंश के राजा इस समय रामचंद्र थे यहाँ। ठीक है, यादव वंश के राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था रामचंद्र, और रामचंद्र का एक बेटा भी था, और इनके बेटे का नाम था शंकर देव। शंकर देव, कई किताबों में इन्हें सिहन देव भी कहा गया है। तो बात एक ही है, चाहे शंकर देव कह लीजिए या सिहन देव कह लीजिए। तो ये हमने बताया कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यादव वंश का शासन था। यादव डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी, और यादव डायनेस्टी के रूलर का नाम था रामचंद्र, और उनके बेटे का नाम था सिहन देव, या उनके बेटे का नाम था शंकर देव। ये आपको याद रखना है साथियों। अब यहाँ कहानी ये आती है कि ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं,
ये जो पूरा इलाका है यहाँ विंध्य की पहाड़ियां हैं, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं। अब तक गुलाम वंश लगभग 80-90 वर्षों तक शासन करके गया है। किसी ने भी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया था, किसी ने भी साउथ इंडिया पर अटैक नहीं किया था। स्टोरी ये होती है कि दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, तो दिल्ली में सुल्तान है। और सुल्तान कौन है साथियों, तो सुल्तान का नाम है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। इसका एक भतीजा है, इसका एक भतीजा है और बाद में इसका दामाद भी बनता है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी इसने अपने भतीजे से कर दी थी। और भतीजे का नाम है अली गुरसाश्प, जिसे आगे जाकर के हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानेंगे, जिसे आगे जाकर के हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानेंगे। ये बड़ा ही ना अनोखा कैरेक्टर रहा है, ये भी छल कपटी इस प्रकार की इसने पूरी हरकतें की है अलाउद्दीन खिलजी ने या अली गुरसास्प ने। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान से कहता है कि हम चंदेरी पर आक्रमण करना चाहते हैं। चंदेरी जो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पर हम चंदेरी पर आक्रमण करना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दो। कहता है ठीक है। सुल्तान विश्वास बहुत करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुल्तान ने सबसे ज्यादा किसी को प्रेम दिया है तो उसमें अली गुरसाप का नाम भी है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी है। अपनी गोद में उसको खिलाया और बहुत प्यार दिया उसने। अनपढ़ था अलाउद्दीन खिलजी, उसको इतना स्नेह मिला, बहुत स्नेह, ठीक है। और बहुत भरोसा करता था वो अलाउद्दीन खिलजी पर। योग्य था, अनडाउटेडली योग्य था, सैन्य शक्तियां अच्छी थी उसके पास, योग्यताएं बहुत अच्छी थी, तो भरोसा बहुत करता था। तो उसने वेरीफाई नहीं किया, उसने कहा हम चंदेरी पर आक्रमण करना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा ठीक है चंदेरी पर आक्रमण करो। लेकिन वो धोखेबाजी थी। वो चंदेरी का नाम लेकर के साथियों, वो चंदेरी का नाम लेकर के उसने विंध्याचल पर्वत को क्रॉस किया, उसने विंध्य माउंटेन को क्रॉस किया और विंध्य माउंटेन क्रॉस करके अपनी सेना लेकर के वो पहुंच गया यादव वंश, यादव वंश के यहां पर। और इनकी राजधानी ये देवगिरी, यहां पर जो इलाका था वो देवगिरी, तो इसे देवगिरी अभियान कहा गया, इसे देवगिरी अभियान कहा गया। ये अभियान 1296 का है। इसी साल इसकी हत्या होने वाली है जलाल खिलजी की। तो अब देखो, सुल्तान को धोखा दे दिया इसने। सुल्तान से क्या बोला था कि हम चंदेरी पर आक्रमण कर रहे हैं, चंदेरी की जगह इसने कहां पर आक्रमण कर दिया, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, देवगिरी पर अटैक कर दिया। और उस समय देवगिरी का राजा कौन था, रामचंद्र। उनके बेटे का नाम क्या था, सिंहदेव। देवगिरी पर आक्रमण करने का कारण भी था, देवगिरी पूरे भारत में इस समय अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी वॉज द फेमस फॉर इट्स वेल्थ। तो अलाउद्दीन खिलजी अभी सुल्तान नहीं बना है, अलाउद्दीन खिलजी अभी सुल्तान नहीं बना है। जलाल खिलजी के अंतर्गत ये पहला व्यक्ति बनता है जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। सल्तनत का पहला व्यक्ति बनता है जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। तो यहां से एक सवाल बनता है साथियों कि सल्तनत का पहला व्यक्ति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ सल्तनत हु अटैक्ड साउथ इंडिया। तो वो था जलाल उद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसाप। और इस समय यह प्रयागराज अर्थात कड़ा मानिकपुर का इक्तादार हुआ करता था, ठीक है। तो इसने अटैक किया, 1296 में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। स्पेशली जो शंकर देव हैं इन्होंने बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा, पर अंततः ये हार गए, ठीक है। और कहा जाता है साथियों, ये बर्नी भी लिखता है, इसामी भी लिखता है इसके बारे में, कि इतना ज्यादा पैसा मिला था यहां से, इतना ज्यादा धन मिला था कि ये धन फिरोज शाह तुगलक के समय तक चलता रहा। सोच करके देखो कि बीच में इतने सारे शासक आ गए और बेतहाशा खर्च किया है, पर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक ये धन चलता रहा, इतना अधिक पैसा मिला था। अब आ जाते हैं मृत्यु की कहानी पर, अब आ जाते हैं इसकी डेथ की स्टोरी पर कि इसकी मृत्यु कैसे होती, क्या कहानी है। तो अब इस बात की जानकारी सुल्तान को चल गई और सुल्तान इस बात से दुखी था, क्योंकि
राजा रामचंद्र के साथ सुल्तान के संबंध अच्छे थे, सुल्तान के रिलेशन अच्छे थे रामचंद्र के साथ, और सुल्तान को इस बात का भी बुरा लगा कि आपने हमारी आज्ञा का ही पालन नहीं किया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी एक पूरा गेम बनाता है। अब उसने गेम क्या बनाया समझो। ये प्रयागराज वाला इलाका है, ये कड़ा मानिकपुर वाला इलाका है, प्रयागराज वाला इलाका है, ठीक है, प्रयागराज वाला इलाका है। यहां अलाउद्दीन खिलजी अब पूरा एक गेम तैयार करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक लेटर भिजवाया सुल्तान को, और उसमें लिखा उसने कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं इतना ज्यादा दुखी हूं कि अगर आप मुझसे मिलने के लिए कड़ा नहीं आते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब सोचो, अब सुल्तान के पर्सपेक्टिव से सोचना। सुल्तान जिसने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया है, बड़ा क्लोज है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के, बड़ा क्लोज है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के। सुल्तान भावुक हो जाता है। जबकि यहां पर भी मलिक चप, उसका भांजा, बताता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा मत करो, आप जाओ सिक्योरिटी के साथ। लेकिन वो बिना सिक्योरिटी के पहुंच जाता है। अच्छा, वहां भी उसने कहानी बनाई। सिक्योरिटी जनरली सुल्तान के साथ 10-12 हजार लोगों की सेना होती थी, तो पहले तो वो 1,000 की सेना लेकर के पहुंचा, और वहां पर भी उसने ये संदेश पहुंचाया कि देखो, अगर आप सैनिकों को लेकर के आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ठीक है, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहूं। तो उसने सैनिकों को भी पीछे छोड़ दिया और अकेला मिलने के लिए चला गया। और जैसे ही वो मिलने के लिए गया, ये 1296 की घटना है, 1296 की घटना है ये पूरी की पूरी। मान के चलिए कि ये जो महीना चल रहा है, जून जुलाई का महीना शायद चल रहा है। जब वो मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के ही एक अधिकारी ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया, तलवार घोंप दी, और तब वो कहता है कि दगाबाज अलाउद्दीन, ये तूने क्या कर दिया। ये उसके अंतिम शब्द होते हैं, और उसका गला काट दिया जाता है। और जब उसका गला कटता है तो इस तरह जलाल खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह जलाल खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका बेतहाशा भरोसा ही उसको ले डूबा। और वहीं पर साथियों, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहीं पर उसी समय 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित किया जाता है, बिल्कुल उसी समय। तो यहां एक फेमस स्टेटमेंट है बरनी का कि शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सर पर रख गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया। कितना बड़ा स्टेटमेंट बरनी लिखता है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त बह ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सर पर रख दिया गया, मतलब शाही चंदोबा मतलब मुकुट, और उसे दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और बरनी बहुत क्रिटिसाइज करता है अलाउद्दीन खिलजी को, और बरनी ये भी लिखता है कि इसका परिणाम भी उसे मिला, जब उसका शासनकाल इतना अच्छा होने के बाद भी जब वो मरा तो बहुत तेजी से उसका विनाश हो गया। ये भी बर्नी लिखता है। तो बर्नी इस घटना का बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत ज्यादा इसकी आलोचना करता है। तो इस तरह मृत्यु हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। तो ये याद रखना, यहां से सवाल बनता है कि दक्षिण भारत पर पहला अभियान सल्तनत काल में किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, लेकिन तब वो सुल्तान नहीं था, वो कड़ा मानिकपुर का इक्तादार था। सुल्तान उस समय जलालुद्दीन खिलजी था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सुल्तान फिरोज खिलजी के शासनकाल में। ये याद रखिएगा। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था, उनके बेटे शंकरदेव थे। बहुत पैसा मिला जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक चलता रहा। 1296 में कड़ा मानिकपुर में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा फिरोज खिलजी को मार डालता है और अगला सुल्तान बन जाता है साथियों। ठीक, तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। आइए एक बार ये सारी बातें हम आपको दिखा देते हैं। दीवाने वकूफ व्यय विभाग, ये हमने आपको बताया था, अभी दीवाने वकूफ बनाया था। तो एक घटना, मंगोल नेता अलूक खान ने
4000 मंगोलों के साथ आत्मसमर्पण किया और ये मुसलमान बन गए, इसलिए इन्हें नव मुसलमान कहा गया, इन्हें न्यू मुस्लिम कहा गया। ये नए मुसलमान थे साथियों, ये नए मुसलमान थे तो इन्हें नया मुसलमान कहा गया। और इन्हें कहाँ बसाया गया? इन्हें मंगोलपुरी में बसाया गया। अरकली खान को पूर्व का रुस्तम कहा जाता था, अरकली खान को पूर्व का रुस्तम कहा जाता था साथियों। ठीक। देवगिरी अभियान ये महाराष्ट्र में 1296 में जलाल की आज्ञा के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी करता है, जो कि कड़ा का सूबेदार था। देवगिरी के राजा यादव वंश के रामचंद्र थे और उनका बेटा शहदेव या शंकरदेव। अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। यह दक्षिण भारत में सल्तनत काल का प्रथम अभियान था। यह देवगिरी वाला इलाका है साथियों, आप देख सकते हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में जलाल की हत्या कर दी और इस तरह बर्नी ने इसकी बहुत आलोचना की और वो प्रसिद्ध कथन है और वो अगला सुल्तान बना। फिर के एस लाल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने राज मुकुट धारण किया वो इतना अयोग्य नहीं हुआ जितना जलाल उद्दीन था। एस बी पांडे लिखते हैं कि सल्तनत में पहली बार उदार निरंकुशवाद नीति अपनाई गई। बर्नी लिखता है कि राजत्व उसके लिए धोखा था और वैभव अस्थायी। हबीबुल्ला लिखते हैं कि सुल्तान का हृदय अशोक के समान था और राय लिखते हैं कुपात्र सुल्तान के रूप में आया और भद्र पुरुष के रूप में कार्य किया। मतलब उसके शासन काल को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, उसके टेन्योर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया गया है। तो साथियों, ये सारी बातें आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में? जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी बातें और फिर हम लेक्चर को विराम देते हैं और कल के लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश का शासनकाल कितना रहा? खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर कितना रहा? तो 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320, 30 वर्षों का शासनकाल जो सबसे कम है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1290 में 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है। किसको मारा था? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या की थी। इसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो किलो खरी नाम की जो जगह है, जो दिल्ली के पास आती है, जो कैकूबाद ने बनवाई थी, वहां पर इसका राज्य अभिषेक हुआ था। ये क्यूमर्स का वजीर था और कभी भी ये बलबन की गद्दी पर नहीं बैठा। इसने बहुत उदार नीति अपनाई थी, बहुत ही ज्यादा लिबरल तरह की पॉलिसी अपनाई थी। इसने दीवान ए वकूफ नाम का एक विभाग बनाया था और दीवान ए वकूफ जो है वो व्यय की गणना करता था, वो एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करता था। दीवान ए वकूफ। मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर का इक्तादार था, उसने विद्रोह किया लेकिन उसको माफ कर दिया। कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था मलिक छज्जू, उसने रिवोल्ट किया, उसको माफ कर दिया। लेकिन ईरान के सूफी संत, ईरानी सूफी संत सिद्धी मौला की हाथियों से कुचलवा करके हत्या कर देता है। इसके समय पर उलूग खान या अलूग खान नाम के मंगोल ने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम को अपनाया, जिन्हें नौ मुसलमान कहा गया और उन्हें मंगोलपुरी में बसा दिया गया। उसमें अरकली खान जो कि फिरोज का बेटा था, उसे पूर्व के रुस्तम की उपाधि भी दी गई। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम अली गुरसाब था, जो कि जलाल खिलजी का भतीजा और दामाद था, पहला व्यक्ति बनता है दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। सुल्तान से झूठ बोल करके ये देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी में यादव वंश के राजा रामचंद्र और उनके बेटे सहदेव या शंकर देव का शासन था। बेतहाशा लूटता है, इतना पैसा मिलता है जो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल तक चलता रहता है। अंततः 1296 में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा फिरोज खिलजी को कड़ा के पास बुलाता है और उन्हें मार डालता है और खुद सुल्तान बनता है। और बर्नी का प्रसिद्ध कथन आता है कि शहीद सुल्तान के सर के रक्त, जो सर कटा था उसके रक्त की बूंदें अभी भी गिर रही थी, तब शाही चंदोबा जो है वो अलाउद्दीन के सर पर रख दिया गया और उसे सुल्तान बना दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के
बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। बीच में कहीं अगर मैंने फिरोज तुगलक बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल आपसे फिर मिलेंगे। कल की क्लास थोड़ी-सी बड़ी होगी साथियों, क्योंकि कल हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी बातों को पढ़ना है। लगभग सवा घंटे, डेढ़ घंटे के आसपास की क्लास होगी और कल हम खिलजी वंश को ख़त्म कर लेंगे। कल हम खिलजी डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। बताइएगा जो कुछ भी फीडबैक हो। जय हिंद, जय भारत।